हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमित और संजय दोनों भाई एक ही घर में अपने बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ नीलिमा के साथ रहा करते। छोटा भाई अमित अपनी बीवी कविता और छोटे बेटे वंश के साथ रहता। वहीं बड़ा भाई संजय अपनी बीवी अनामिका और छोटे बेटे मोनू और छोटी बेटी चिंकी के साथ रहता। संजय एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर था, वहीं उसका छोटा भाई अमित नौकरी की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता था वो अब बंद हो चुकी थी। घर का सारा खर्चा संजय के कंधों पर आ चुका था, जिसके चलते जेठानी अनामिका अमित, उसकी बीवी कविता और बेटे वंश संग अच्छे से पेश नहीं आती। ए वंश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोनू और चिंकी की टॉफी खाने की? कविता, तुम्हें अपने बेटे को संभालना नहीं आता क्या? लेकिन जेठानी जी। अरे तुम्हें पता भी है वो टॉफी कितने की है? अरे मेरे पति संजय उसे दुबई से लेकर आए हैं, दुबई से, और तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे ने गटक लिया उन टॉफीज को, बेशरम कहीं का। चली ताई जी, चली। तभी वहां पर सास नीलिमा आती हैं। क्या हुआ अनामिका, क्यों इतना तिल मिला रही है? क्यों बेवजह अपने सर के कीड़े दौड़ा रही है? अरे बच्चा है, मन किया तो खा लिया होगा उसने। एक टॉफी ही तो है, भूख लगी होगी उसको। माँ जी, आपको नहीं पता, ये कविता और इसका पति अमित, ये दोनों मिलकर बस ड्रामे कर रहे हैं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक अमित को नौकरी नहीं मिली है। बताओ इन्हें क्या है? ये तो संजय के पैसों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ। अरे अरे अनामिका, चुप हो जा भाई, ये तू क्या कह रही है? क्यों चुप रहूं? सच कड़वा होता है। मैंने और मेरे पति ने इनका क्या ठेका ले रखा है जो इन्हें संभाले बैठे हैं? हमारे कंधों पर हमारे बेटे बेटी की भी जिम्मेदारी है। अनामिका कविता, वंश और अमित संग ठीक से बर्ताव नहीं करती। कभी कभी तो जानबूझकर खाना गली के कुत्तों को दे देती ताकि वो तीनों भूखे सोएं। फिर एक दिन, कविता बहू, आज हमें मंदिर में प्रसाद भेजना है। आज मंगलवार है ना, तुम बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हो ना, तो फिर तुम 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बना देना बहू। शाम तक का समय है हमारे पास। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो वंश और अमित जी को देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है, वो भी बना दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ बहू, बना दो, कोई हर्ज नहीं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर क्रूर अनामिका वहां आकर बोलती है। कोई हर्ज नहीं मतलब है? माँ जी, मिठाइयाँ सिर्फ मंदिर के लिए बनेंगी। अमित और वंश के लिए मिश्री का एक दाना भी जाया नहीं होगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे तुम लोगों को कुछ लाजवाज है कि नहीं है? अमित ऐसे कब तक अपने बड़े भाई के पैसों पर जिएगा? रोज इंटरव्यूज को जाता है, फिर भी अभी तक नौकरी पक्की नहीं हुई। कमाल है। दरवाजे पर आया हुआ अमित ये सब सुन लेता है और वो गुस्से से अनामिका को बोलता है। बस भाभी बस, और कितना सुनाएंगी आप मेरी बीवी बच्चे को? शर्म तो आपको होनी चाहिए। अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है ना, तो उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। देखिए संजू भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? अरे सही तो कह रही हैं अनामिका, बस बहुत संभाल लिया मैंने तुझे, तेरी बीवी और तेरे बेटे को। अब तू अपनी बीवी बेटे को लेकर निकल जा इस घर से। अब हम तुम्हें और नहीं संभाल सकते। तुम लोगों के खाने पीने का खर्च भी नहीं उठा सकते। अगले महीने हमें विदेश घूमने भी जाना है। लेकिन लेकिन संजू भैया। संजय और अनामिका अमित, कविता और वंश को घर से बाहर निकाल देते हैं। नीलिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका और संजय उसे ही रोक लेते हैं। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया संजू, अनामिका? अब वो तीनों कहाँ जाएंगे? अरे अमित के पास तो पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे वो लोग अपना। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ठंड का मौसम था, बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। इस मौसम में ठिठुरते हुए अमित, वंश और कविता सड़क के एक कोने में बैठ जाते हैं और अलाव जलाते हैं। पापा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ला दो ना पापा। वंश बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? वंश बेटा, वो दरअसल। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा अभी आए कुछ खाने को लेकर बेटा। हाँ, हाँ।
अमित देर रात को पूरे गांव की गलियों में घूमता है और किसी खाने की दुकान की तलाश करता है जहां से वो वंश के लिए कुछ उधार ले सके। लेकिन इतनी रात हो चुकी होती है कि गांव में कुछ भी खुला नहीं होता। तभी अमित को कूड़ेदान में खाने के फूड पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये दोनों फूड पैकेट्स तो अच्छे हैं, फिर भी इन्हें कचरे में फेंक दिया है। अन्न का असली मोल तो सिर्फ एक गरीब भूखा ही समझ सकता है। ये तीसरा फूड पैकेट तो खुला ही फेंक दिया है। इसे मैं खाता हूँ और ये दोनों अच्छे वाले वंश और कविता को देता हूँ। अमित अच्छे वाले फूड पैकेट्स कविता और वंश को देता है और खराब वाला खुद खाता है। ठंड का प्रकोप बढ़ते जाता है। तीनों ही रोजाना यूं ही डर डर कर गांव में भटकने लगते हैं। दिन में अपनी भूख पूरी ना होने के कारण कविता को चक्कर आने लगते हैं। तभी अमित जी मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कविता, तुम्हारी भूख पूरी नहीं हुई है। पेट में अन्न का निवाला नहीं है, इसलिए तुम्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है। रुको कविता, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वंश बेटा तब तक माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आया। जी पापा। अमित नदी के पास जाता है और वहां नदी से श्राद्ध के फल निकालता है और उन्हें ही कविता को खिलाता है। कविता को फल खाकर अच्छा लगता है। शाम के समय जब वो तीनों यूं ही एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में एक बीमार और थकी हुई गाय दिखाई देती है। लगता है ये गाय भी हमारी तरह भूखी है। माँ, पापा, क्यों ना हम इसकी भूख मिटाकर इसकी सेवा करें? वहाँ देखो, घास फूस भी है। हाँ वंश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खाना देना चाहिए, क्योंकि जब इंसानों को भूख लगती है तभी वो अपनी जुबान से बोलकर मांग लेते हैं, लेकिन इन बेचारे बेजुबान जानवरों को तो वो भी करना नहीं आता। अमित, कविता और वंश तीनों ही उस गाय को चारा देते हैं, जिसे खाने के बाद वो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलने लगती है और ये दृश्य देखकर तीनों चकित रह जाते हैं। अरे ये क्या? ये गाय तो सोने के सिक्के उगल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरा कितना भी दूध ले लो, मैं दूध देना कभी खत्म नहीं करती। मैं 1 मिनट में पूरी नदी भर जाए इतना दूध दे सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे दिन में 2 बार भरपेट चारा देना होगा। सच? ये वाकई में मुमकिन हो सकता है? वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ पापा। अरे वाह, धन्यवाद जादुई गाय, आपका खूब खूब आभार। आपको हम बता भी नहीं सकते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अमित अब उस जादुई गाय के सहारे गांव में एक डेयरी खोलता है और वहां पर दूध के सारे पदार्थ बेचता है। वो कुछ ही दिनों में गांव में मशहूर हो जाता है और अच्छे खासे पैसे कमाकर वो कविता और वंश के साथ रहता है। बरखा अपने बेटे करण और बहू वंदना के साथ रहा करती थी। वंदना बहुत लालची होती है और वो बरखा के खिलाफ करण के कान भरती है। करण, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, इस बुढ़िया का बोझ अब हम और सह नहीं सकते। अरे जीना दुश्वार हो गया है मेरा। इसकी सेवा कर करके मैं पागल हो गई हूँ। तुम ही सोचो ना, ये बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, लेकिन हमें हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बोलो। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो। हमें भी हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। माँ का बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता। तो चालाकी से उनसे जायदाद का सारा हिस्सा तुम्हें हड़पना होगा, क्योंकि फिर हम उन्हें घर से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन जायदाद को नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम मत सोचो कुछ, तुम्हारी अकल तो बचपन से ही घास चरने गई है। वंदना अब बेचारी बरखा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊं, इसकी योजना बनाना शुरू करती है। वंदना बहू, मुझे हल्दी का दूध दे दे, बहुत खांसी आ रही है और सर्दी हो गई है। बहू, दूध में लौंग और इलायची भी डालना। ओ बुढ़िया, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं तेरे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ तेरे लिए, समझी ना? लेकिन वंदना बहू,
तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे एक सास होने के नाते ये बोल रही हूँ। चुप हो जा, तू मेरी सास नहीं है। चल चल इस बिस्तर से उठ जा। वंदना बरखा को गुस्से से बिस्तर से उठाती है और उससे बहुत सारा काम कराती है और खुद जैसे मालकिन हो, और उससे वो नौकरों की तरह काम करवाती है और खूब बुरी तरह पेश आती है। वंदना को बरखा पर इतना अत्याचार करते देख बेटा करण तक कुछ नहीं बोलता। ए बुढ़िया, चल जल्दी से हम दोनों को खाना परोस, और हाँ, अचार और दही भी लाना साथ में। ठीक है बहू, लाती हूँ। बरखा दाल मखनी बनाकर दोनों बहू बेटे को परोसती है। जो भी बोलो, तू तो कलमुही, लेकिन तेरे हाथ की दाल मखनी ने मेरे दिल को मक्खन की तरह पिघला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। तू इस घर की नौकरानी ही बनकर रहेगी। तुझे अगर यहाँ रहना है तो तुझे काम करना होगा, समझ गई? वंदना और करण पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रसोई में ठंडी फर्श पर बैठकर बरखा खाना खाती है। बरखा एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और वो बेटे करण से विनती करती है। करण बेटा, तबीयत बहुत खराब है, बदन टूट रहा है। ऐसे में मुझे आराम की जरूरत है। अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे आराम करने दे। नहीं माँ, आप आराम नहीं कर सकती। चलिए उठिए और काम पे लगिए। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की सफाई, आंगन की सफाई, ढेर सारे काम पड़े हैं। उन सबको क्या पड़ोस की विमला चाची आकर निपटाएंगी? हाँ, चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और सीधे तरीके से उठ जा, वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगी तेरी, समझी? करण और वंदना दोनों भी बरखा से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बीमार हालत के कारण बरखा बिस्तर पकड़कर ही बैठ गई थी। ओफो, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं है करण। इससे अब ना घर का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका काम तो अब तमाम ही करना पड़ेगा बस। वंदना बरखा से जबरदस्ती जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाती है। ए बुढ़िया, चल चल, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दे, समझी? लेकिन बहू, ये कौन से कागज हैं? इनमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तू क्या करवाना चाह रही है? जितना कहा है ना उतना कर। ले, ये पेन पकड़ और दस्तखत कर जल्दी से। बरखा उन कागजों पर दस्तखत करती है और फिर उसके बाद वंदना और करण बरखा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बरखा को भी बीमार स्थिति में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तुझे क्या लगा? वो कोई मामूली कागज नहीं है, जायदाद के कागज थे। अब हमें आपसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब आप जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो बच्चों, मैं इस अधेड़ उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। रुको बच्चों, मेरी बात तो सुनो। बरखा बिलक बिलक कर विनती करती रहती है, लेकिन वंदना और करण दरवाजा बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी बरखा दर दर भटकती फिरती है। कपकपाते हुए वो सड़क के एक फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगली सुबह वो पूरे गांव में नौकरी की तलाश करती है। बेटा, कुछ काम हो तो दे दो, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दाल मखनी तो बखूबी बना लेती हूँ। कम पैसे में रख लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरे ढाबे पर फिलहाल किसी भी कुक की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बरखा निराश हो जाती है। वो पूरे गांव में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। वो अपनी झोपड़ी में चली आती है और रात में अलाव जलाकर फिर से भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के रास्तों से गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि पानी पूरी, आलू चाट, समोसे, चाउमीन, इन सब के ठेले लगाए हुए हैं और वहाँ पर काफी भीड़ भी है। ये दृश्य देखकर बरखा को सोचता है कि क्यों ना मैं भी अपना एक दाल मखनी बेचने का ठेला खोल लूं, क्योंकि इन ठेलों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमी हुई है।
मतलब लोग ठेले का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं अब यही करूंगी। बरखा उधारी पर सारा सामान लेती है और बम्बू से अपना छोटा सा ठेला लगाती है और फिर दाल मखनी बेचना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, इतनी स्वादिष्ट के दीवाने बन जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आहा, क्या स्वादिष्ट और मजेदार दाल मखनी बनाई है बरखा दादी आपने तो। मजा ही आ गया। वाकई में आपके हाथों में जादू है, जादू। वरना आजकल की मिलावट से भरी दुनिया में इतनी शानदार और दिल खुश करने वाली दाल मखनी कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं। शुक्रिया बेटा, खाओ, आराम से खाओ। ये लो, पानी भी ले लो। बरखा अपना काम बहुत ही ईमानदारी और नेकी के साथ करती है और दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ युवक उसका दाल मखनी बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसे बेहद पसंद भी करते हैं और दूर दूर से लोग बरखा की दाल मखनी खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी आता है और बरखा से मिलकर कहता है, नमस्ते बरखा जी, मैं विवेक खन्ना, भारत का जाना माना मास्टर शेफ। मैंने सुना है कि आपके दाल मखनी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज चला रखा है। चलिए जरा आज मैं भी तो चक्कर देखूं। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी परोसती हूँ आपको। बैठिए ना, उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मास्टर शेफ विवेक बरखा के हाथ की दाल मखनी खाते हैं और वो उसकी दाल मखनी के फैन हो जाते हैं। वाह, ऐसी दाल मखनी तो मैंने पूरे पंजाब में भी नहीं चखी। बरखा जी, आप तो फूड इंडस्ट्री की कोहिनूर निकली। आपकी जगह यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े कुकिंग टीवी शोज में है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बरखा के आगे बढ़ने की दास्तान। बरखा अब टीवी पर कुकिंग और रियलिटी शोज में आने लगती है और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाती है। वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है दादी की रसोई। वहीं वंदना और करण दोनों का बिजनेस ठप हो जाता है और दोनों भी रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन दोनों बरखा के बड़े बंगले के बाहर भीख मांगते हुए कहते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स वंदना और करण को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और बरखा अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।